यूजीसी से चीनी तक, क्या बढ़ती नाराजगी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? एक सवाल पूछिए आप अपने आप से, अगर देश की जनता के हाथ में वोट हो और उसी जनता की रसोइयों में महंगाई हो और नौकरी की तलाश में युवा हो, अगर शिक्षा और आरक्षण को लेकर छात्र और अभ्यर्थी बेचैन हो और अगर सत्ता के समर्थक माने जाने वाले किसी वर्ग के भीतर एक नाराजगी पैदा होने लगे, तो सबसे बड़ा खतरा विपक्ष से होता है या फिर सत्ता को अपनी ही नीतियों से पैदा हुए नाराजगी से डरना चाहिए? क्योंकि कहानी सिर्फ जंतर मंतर के आंदोलन की नहीं है, कहानी सिर्फ उस यूजीसी की नहीं, कहानी सिर्फ आरक्षण की नहीं, कहानी उस भरोसे की जो जनता किसी प्रकार सरकार को भारी बहुमत देकर सौंपती है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा और समझना, और फिर अपनी अंतरात्मा से सोचना और हमें कमेंट करके जरूर बताना क्या आपकी राय है। सरकार के सामने जब एक रास्ता ऐसा आ जाए, सवालों का जवाब, लेकिन आज सवालों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। एक तरफ यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन को लेकर विवाद, तो दूसरी तरफ आरक्षण को लेकर सवर्ण संगठनों की नाराजगी, और वहीं तीसरी तरफ अब तो रसोइयों में इस्तेमाल होने वाली चीनी के भी दाम आम आदमी को झटका दे रही है। बहुत ही सीधा सवाल है, क्या ये अलग अलग मुद्दे या फिर इनके पीछे जनता के मन में जमा हो रही एक बड़ी बेचैनी? और अगर ये बेचैनी बढ़ती गई तो क्या इसका राजनीतिक असर बीजेपी पर पड़ सकता है? आज की इस पूरी कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द है। जंतर मंतर से उठी आवाज आखिर क्या कह रही है? 21 अगस्त को जंतर मंतर के आरक्षण की व्यवस्था, यूजीसी से जुड़े मुद्दे को लेकर बड़ी संख्या में लोग जुटे। विरोध करने वाले समूहों की मांगों पर आरक्षण व्यवस्था में बदलाव, आर्थिक आधार पर आर्थिक महत्व देने एवं यूजीसी के नए नियमों पर सवाल जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस ने अनुमति और निर्धारित समय को लेकर अपना पक्ष रखा, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। यूजीसी की 2026 इक्विटी रेगुलेशन को लेकर सबसे पहले ही विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जनवरी 2026 में इन नियमों को फिलहाल रोक दिया था। कुछ प्रावधानों और अस्पष्टता तथा संभावित दुरुपयोग का सवाल उठाए थे। यानी मामला सिर्फ सड़क पर नारे लगाने तक सीमित नहीं है, ये मामला अदालत तक पहुंच चुका है, विश्वविद्यालय तक पहुंच चुका है, राजनीतिक बहस तक पहुंच चुका है और अब जनता के बीच पहुंच चुका है। लेकिन असली धमाका तो यहाँ है। सोशल मीडिया पर एक वर्ग सवाल पूछ रहा है, जिस सरकार को इतना बड़ा जनादेश मिला, जिसने लगातार मजबूत राजनीतिक समर्थन मिला, उस सरकार के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि देश में कुछ सबसे कठिन सवालों का अस्थायी समाधान करेगी, लेकिन जब शिक्षा, बेरोजगार, आरक्षण एवं अवसर की बात आती है तो सवाल उठने लगते हैं कि आखिर फैसला कब होगा। और यही सवाल सरकार के लिए सबसे गंभीर और राजनीतिक चुनौती बन चुकी है, क्योंकि विपक्ष से नाराज जनता एक बात कहती है, लेकिन अपने समर्थकों वर्ग में पैदा हुए नाराजगी दूसरी बात है। जिन्होंने बनाया वही नाराज राजनीतिक आलोचकों और आंदोलन से जुड़े लोगों की ओर से ये तर्क दिया जा रहा है कि बीजेपी को लंबे समय तक समर्थन देने वाले कुछ सवर्ण वर्गों के भीतर अब असंतोष पैदा हुआ है। आलोचना ये है कि जिन लोगों ने बीजेपी को मजबूत राजनीतिक ताकत बनाने में योगदान दिया, वही आज आरक्षण और यूजीसी जैसे मुद्दों पर खुद को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात साफ साफ समझनी होगी कि पूरे सवर्ण वर्ग समाज की एक ऐसी राय नहीं है। भारत में किसी भी सामाजिक वर्ग की राजनीतिक राय एक जैसी नहीं हो सकती। फिर भी अगर किसी वर्ग
का एक हिस्सा लगातार नाराजगी व्यक्त करता है तो लोकतंत्र में उस आवाज को नजरअंदाज करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए जोखिम भरा हो सकता है। और यही वो जंतर मंतर और की तस्वीरों में एक दिन का आंदोलन मान कर छोड़ देना शायद पर्याप्त नहीं होगा। अब रास्ते और महंगाई पर, क्योंकि राजनीतिक सिर्फ संसद और जंतर मंतर में ही नहीं होता, राजनीति असली में रसोइयों में होती है। जब गृहिणी बाजार जाती है, जब मजदूर महीने का हिसाब लगाता है, जब नौकरी व्यक्ति ईएमआई और स्कूल की फीस और बिजली का बिल और राशन जोड़ता है, तब उसके लिए राजनीति का सबसे बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। वो सवाल क्या है दोस्तों? वो सवाल ये है कि मेरी जेब पर कितना असर पड़ रहा है। और इसी बीच चीनी के दाम ने भी चिंता बढ़ा दी है। 20 जुलाई 2026 को औसतन चीनी की लगभग 48 रुपए प्रति किलो थी। आज वही बढ़कर 65 से 70 रुपए प्रति किलो हो गई, यानी लगभग एक महीने में करीब 15% की बढ़ोतरी। कुछ खुदरा बाजारों में इसकी कीमत भी उभर कर आई। अब सवाल ये है कि चीनी इतनी महंगी क्यों हुई? चीनी महंगी होने की असली वजह क्या है? सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें भी चल रही हैं। और यहीं पर रक्षाबंधन जैसे त्योहार है, क्या लोग मिठाइयों से स्वागत करेंगे अपने घर वालों को, या सरकार चाहती है कि मिठाई नहीं, अब सब सिर्फ नमक चाट कर पानी पीजिए और नमक चाट कर रिश्तेदारों को पानी पिलाइए। लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि मौजूदगी तेजी को सिर्फ इथेनॉल से ही जोड़ा नहीं जाना चाहिए। सरकार के मुताबिक इस सीजन में चीनी का उत्पादन शुरुआती अनुमान से कम रहने की संभावना है। शुरुआती अनुमान करीब 343 लाख टन का था, जबकि उत्पादन लगभग 306 लाख टन रहने का अनुमान सिर्फ अनुमान है। गन्ने की फसल को बीमारी और अधिक भारी बारिश से भी नुकसान हुआ। इसके साथ ही त्योहारों के मौसम में मांग बढ़ रही है। फिर वैश्विक स्तर पर भी चीनी की सप्लाई तंग है और सरकार ने जमाखोरी तथा सट्टेबाजों की कीमत बढ़ने के कारणों को भी शामिल किया है। यानी चीनी की कीमत बढ़ने के पीछे एक कारण नहीं है दोस्तों, कारण आप समझिए। लेकिन आम आदमी के लिए वजह चाहे मौसम हो, वैश्विक बाजार हो, उत्पादन में कमी हो या सप्लाई की समस्या हो, उसकी जेब से पैसा तो जा ही रहा है। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार ने कदम भी उठाए हैं। यही कहना है कि नहीं होगा कि लोगों ने सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार ने बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए कदम भी उठाए। 20 अगस्त को 1 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति भी दी, ताकि घरेलू सप्लाई बढ़ाई जा सके। इसके अलावा सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी रखने की सीमा 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी है। उद्देश्य है कि जरूरत से ज्यादा स्टॉक करने के कारण कृत्रिम कमी पैदा न हो। तो तस्वीर एक तरफा नहीं है। सरकार समस्या को नियंत्रण करने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन जनता को राहत कब और कितनी मिलेगी, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। और यही यूजीसी का मुद्दा भी जुड़ता है। आप जरा सोचने की कोशिश करिए। जब एक युवा पढ़ना चाहता है, कॉलेज जाना चाहिए, उसे नौकरी चाहिए, उसे प्रतियोगी परीक्षाएं देनी होगी, वो देता भी है। वह आरक्षण की व्यवस्था देखता है कि शायद उसे कुछ आरक्षण मिल जाए तो वो रोजगार पा सके। वहीं यूजीसी के नियमों को देखता है। अब सोशल मीडिया पर बहस देखता है कि एक तरफ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को देखता है, तो उसके मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि मेरे भविष्य का फैसला आखिर किस आधार पर होगा। उसे ये भी नहीं पता कि जात के आधार पर होगा या आर्थिक स्थिति के आधार पर होगा या सामाजिक पिछड़ापन, मेरिट, आरक्षण, या इन सब का कोई संतुलित मॉडल होगा। यही बहस है कि जिसे राजनीतिक नारों से नहीं, सिर्फ आंकड़ों और नीति से सुलझाना होगा। बीजेपी के लिए असली खतरा क्या हो सकता है? अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार आप कर रहे हैं
क्या यूजीसी और आरक्षण को लेकर पैदा हुआ असंतोष बीजेपी सरकार के लिए खतरा बन सकता है? जवाब आपका क्या है, कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। अगर बन सकता है, लेकिन ये अपने आप में नहीं होगा। किसी भी आंदोलन को चुनावी नुकसान में बदलने के लिए 3 चीजें बेहद अहम जरूरी होती हैं। सबसे पहली चीज, आंदोलन को लंबे समय तक चले। वही दूसरी चीज, आंदोलन का संदेश व्यापक वर्ग तक पहुंचे। तीसरा, विपक्ष उस नाराजगी को राजनीतिक विकल्प में बदल पाए, और यही विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी भी सामने आती है। अगर विपक्ष सिर्फ बीजेपी का विरोध करता है, लेकिन जनता को कोई स्पष्ट नीति नहीं देता है, तो सिर्फ नाराजगी से सरकार की बदलना आसान नहीं होगा। लेकिन बीजेपी के सामने भी चुनौती छोटी नहीं है। भारी जनादेश के बाद जनता उम्मीद करती है कि सरकार बड़े फैसले करेगी और जनता के हित की बात करेगी। अगर समर्थकों के वर्ग की ये भावना पैदा होने लगी, हमारी बात नहीं सुनी जा रही, तो ये भावना धीरे धीरे राजनीतिक असंतोष में बदल सकती है। और राजनीतिक में असंतोष कभी अकेला नहीं आता, वो महंगाई से जोड़ता है, रोजगार से जोड़ता है, शिक्षा से जोड़ता है, स्थानीय मुद्दों से जोड़ता है, आरक्षण से जोड़ता है, और वहीं फिर एक बड़ा नैरेटिव बन जाता है। क्या बीजेपी खुद अपनी इस राह मुश्किल कर रही है? आलोचक यही सवाल पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि जिस राजनीतिक ताकत को जनता ने मजबूत बहुमत दिया, उसके पास ऐतिहासिक सुधार करने का अवसर है। लेकिन आलोचना ये भी है कि जातीय और सामाजिक मुद्दे फिर राजनीतिक केंद्र में आ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी समर्थक कहेंगे कि सरकार ने विकास, बुनियादी ढांचे, कल्याण योजनाओं और आर्थिक सुधारों पर काम किया है। यानी तस्वीर 2 हिस्सों में बटी हुई। एक तरफ उपलब्धियों का दावा किया जा रहा, दूसरी तरफ असंतोष के सवाल। और लोकतंत्र का अंतिम फैसला जनता करती है, ये आप सब भी जानते हैं। विपक्ष की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये आपको भी पता है कि ये लाइन राजनीतिक रूप से काफी तीखी हो सकती है। बीजेपी हमको हराने के लिए विपक्ष को बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बीजेपी खुद अपनी हार का रास्ता बना रही है। लेकिन क्या सच में ये संभव है? ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि चुनावी राजनीति में आज नाराजगी कल वोट नहीं होती। लेकिन यही इतिहास यहीं से बनता है कि जब छोटी छोटी नाराजगियां एक तरफ दिशा में जमा होने लगती हैं, तो उसका असर बड़ा हो सकता है। समझने की कोशिश करिए। और यही कारण है कि यूजीसी आंदोलन को सिर्फ एक वर्ग का आंदोलन समझकर खारिज करना या किसी भी राजनीतिक जोखिम में भरा हो सकता है। सरकार के सामने अब सबसे बड़ा मौका है। सरकार चाहे तो इस पूरे विवाद को संकट की जगह एक अवसर बना सकती है। यूजीसी को लेकर व्यापक संवाद हो, छात्रों से बात हो, शिक्षावादों से बात हो, आरक्षण समर्थक संगठनों से बात किया जाए, आरक्षण विरोधी संगठनों से भी बात हो, संवैधानिक विशेषज्ञों को भी इसमें शामिल किया जाए, और फिर एक ऐसा मॉडल सामने आए जिससे पूरे देश में बहस कर सके। क्योंकि जाति का सवाल भारत में सिर्फ राजनीति नहीं है, ये एक इतिहास है, सामाजिक वास्तविकता है और करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ा मुद्दा। इसलिए समाधान भी गंभीर होना चाहिए। और महंगाई पर भी सरकार को सिर्फ आंकड़े नहीं, जनता के सामने सिर्फ आंकड़े नहीं, जनता को वो राहत दिखानी होगी। क्योंकि बाजार में चीनी 70 के पार पहुंचती है, असर दाल, तेल, सब्जी और रोजमर्रा की चीजों से खर्च बढ़ता है। तो आम आदमी राजनीतिक भाषण नहीं सुनता, वो अपनी जेब देखता है और पूछता है, मेरी जिंदगी आसान कब होगी? यही सवाल सिर्फ किसी सरकार के लिए नहीं, बड़ा राजनीतिक सवाल होता है। आखिर सवाल तो क्या जंतर मंतर का आंदोलन बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? अभी इसे चुनावी खतरा कहना जल्दबाजी होगी, या इसे अंदाज करना भी
समझदारी नहीं होगी। सोचिए, आरक्षण पर बहस, सामाजिक असंतोष, महंगाई, बढ़ती चीनी की कीमतें, रक्षाबंधन का त्योहार लोगों के सर पर है, रोजगार और शिक्षा की चिंता, ये सभी अलग अलग मुद्दे हैं। लेकिन जनता के मन में अगर ये सवाल एक साथ जमा होने लगे तो राजनीति को एक नई कहानी बन सकती है, और यही कहानी सबसे खतरनाक होती है। कहानी कब चुनावी मुद्दा बन जाए कोई नहीं जानता है, ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। तो आज सवाल सिर्फ विपक्ष से ज्यादा सरकार से है। आपके पास बहुमत है, आपके पास सत्ता है, आपके पास नीतियां बनाने की ताकत है, आपके पास जनता के इतना बड़ा जनादेश दिया कि आप बड़े सवालों का समाधान कर देंगे। इसलिए जंतर मंतर की आवाज सुनिए और यूजीसी पर उठ रहे सवालों का जवाब दीजिए, आरक्षण पर खुली बहस कीजिए, युवाओं के भविष्य को स्पष्ट नीति रखिए और महंगाई पर जनता को वास्तविक राहत दीजिए, क्योंकि सरकारें सिर्फ विपक्ष की गलतियों से नहीं गिरती हैं। कभी कभी सरकारें इसलिए भी कमजोर पड़ती हैं क्योंकि जनता के सवालों और सत्ता के जवाबों के बीच बहुत ज्यादा दूरियां बन जाती हैं, बहुत ज्यादा दूरियां बढ़ जाती हैं, और यही दूरियां जो बढ़ती हैं तो विपक्ष को सरकार हराने के लिए शायद उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी सत्ता में बैठे लोगों को जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए करना पड़ता है। क्योंकि चुनाव सिर्फ एक जाति से नहीं जीते जाते, सिर्फ नारों से नहीं जीते जाते, सिर्फ विरोध से नहीं जीते जाते। चुनाव आखिर उस भरोसे से जीते जाते हैं जो जनता अपने वोट से देती है, और वही जनता सवाल पूछने लगे तो सत्ता के लिए सबसे जरूरी काम है कि उस आवाज को सुनना। और यही लोकतंत्र है, और यही राजनीतिक का कड़वा सच है। कड़वा सच लिखना ही मेरी शौक है। सच सुनने का हौसला हो तो शिवम सिंह को फॉलो करें और एसडी न्यूज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम खबरें वही दिखाते हैं। सच कड़वी जरूर है, मगर आत्म मंथन करिएगा, सोचिएगा और सोच के समझने की कोशिश करिएगा, और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। क्योंकि सरकार कहती है कि रक्षाबंधन के त्योहार में आप मिठाइयाँ नहीं खाइए, चीनियाँ महंगी हो चुकी हैं। आप मिठाई खाएंगे, शुगर बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगी, बीमार हो सकते हैं। सरकार कहती है सिर्फ नमक चाटिए और नमक चाट कर पानी पीजिए और गुजारा करिए, क्योंकि सरकार ने शुरुआत में ही कहा था हम इस देश से गरीबी मिटाएंगे। अब आप समझ नहीं पाए, गरीबी मिटाएंगे मतलब गरीबों को ही मिटा देंगे तभी तो गरीबी मिटेगी। सोचने की बात है। सोचिए कि आखिर क्या है इस पूरी स्क्रिप्ट में, यूजी से लेकर चीनी तक की पूरी कहानी आखिर क्या